सक्सेस। आज के दौर में सक्सेस का मतलब क्या है? पैसा, पावर, फेम, या फिर सक्सेस का मतलब है किसी भी कीमत पर जीतना। लेकिन अगर कोई इंसान इस गेम को ही खेलने से मना कर दे तो? 1980 के दशक का इंडिया, न वेंचर कैपिटल, न स्टार्टअप कल्चर, और एक आदमी जिसने रिश्वत नहीं दी, जिसने सिस्टम से समझौता नहीं किया, जिसने शॉर्टकट्स लेने से मना कर दिया। फिर भी उसने एक ऐसी कंपनी बनाई जो सिर्फ अमीर नहीं, रिस्पेक्ट भी कमाती है, इन्फोसिस। और ये कहानी है एनआर नारायण मूर्ति की, जहां सक्सेस पैसे से नहीं, प्रिंसिपल से मेजर होता है। 1946, मैसूर, इंडिया आजादी के बिल्कुल करीब था, लेकिन जमीन पर गरीबी, संघर्ष और अनिश्चितता थी। और इसी दौर में एक छोटे से घर में एक बच्चा पैदा हुआ, एनआर नारायण मूर्ति। ना कोई बिजनेस लेगेसी, ना कोई शॉर्टकट्स, ना कोई पावरफुल कनेक्शंस, लेकिन एक चीज थी जो बाकी सबसे अलग थी, वैल्यूज। उनके पिता एक स्कूल टीचर, जिन्होंने उन्हें सिर्फ पढ़ाया नहीं, सोच दी। उन्होंने कहा, अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो पहले इंसान बनो। और मर्थी ने इस बात को सिर्फ सुना नहीं, उन्होंने इसे जी लिया। जब बाकी बच्चे खेल रहे थे, वो सोच रहे थे, इंडिया गरीब क्यों है, हम बदल क्यों नहीं सकते? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं थे, ये एक दिशा थी। और यही दिशा एक दिन एक विजन बनने वाली थी। मूर्ति का एक सपना था, आईआईटी जाना। उन्होंने एग्जाम क्लियर किया, लेकिन जब एडमिशन का समय आया, घर में पैसे नहीं थे। सोचिए, एक लड़का जिसने मेहनत करके इंडिया की टफेस्ट एग्जाम क्लियर की, लेकिन वो अपने ही सपने में दाखिला नहीं ले पाया। उस दिन मर्थी ने सिर्फ एक चीज सीखी, कि दुनिया हमेशा फेयर नहीं होती। अब उनके सामने दो रास्ते थे, सिस्टम को दोष देना या खुद को इतना मजबूत बनाना कि सिस्टम में रेलिवेंट हो जाए। मर्थी ने क्या चुना? उन्होंने खुद को चुना। उन्होंने आईआईटी छोड़ा, लेकिन सपना नहीं छोड़ा। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन अपने फ्यूचर से नहीं। उन्होंने इंजीनियरिंग की, लेकिन अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, वो खुद को तैयार कर रहे थे एक बड़ी लड़ाई के लिए। क्योंकि उन्हें अभी ये नहीं पता था कि असली स्ट्रगल अभी शुरू भी नहीं हुई है। 1981, इंडिया, जहां कंप्यूटर्स लग्जरी थे और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लगभग एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और इसी समय एक आदमी ने फैसला लिया, मैं कंपनी शुरू करूंगा। यह डिसीजन आसान नहीं था। स्टेबल जॉब थी, सिक्योर फ्यूचर था, लेकिन मर्थी ने कंफर्ट नहीं चुना, उन्होंने पर्पस चुना। लोगों ने कहा, इंडिया में आईटी इम्पॉसिबल है, ये अमेरिका नहीं है, रिस्क लेकर क्या मिलेगा? लेकिन मर्थी के लिए ये बिजनेस नहीं था, ये एक मिशन था, इंडिया को ग्लोबल मैप पर लाने का। और फिर 6 दोस्तों के साथ, बिना बड़े पैसे, बिना पावरफुल कनेक्शंस, उन्होंने शुरू की इन्फोसिस। लेकिन सपना शुरू करना आसान होता है, उसे जिंदा रखना मुश्किल। क्योंकि अब न क्लाइंट्स थे, न कैपिटल, न सिस्टम सपोर्ट। और यहीं से शुरू हुआ वो संघर्ष जो इस कहानी को लेजेंड बनाने वाला था। कंपनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट जीरो था। और इसी समय एक डिसीजन लिया गया जो इस कहानी की डायरेक्शन बदलने वाला था। सुधा मूर्ति, एक वर्किंग वुमन जिन्होंने अपने छोटे छोटे सेविंग्स जोड़े थे, उन्होंने वो सब एक ही बार में दे दिया। 10,000 रुपए आज के समय में ये अमाउंट छोटा लग सकता है, लेकिन उस वक्त ये उनकी पूरी सेविंग थी, उनका सिक्योरिटी था, उनका फ्यूचर था। और उन्होंने वो सब एक सपने पर लगा दिया, मर्थी के सपने पर। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये ट्रस्ट था, ये पार्टनरशिप थी, ये एक साइलेंट प्रॉमिस था, मैं तुम्हारे साथ हूं। और उस दिन नारायणा मर्थी ने एक चीज समझी, जब कोई आप पर इतना विश्वास करता है तो हार मानना ऑप्शन नहीं रहता। इन्फोसिस के शुरुआती साल, ये बिजनेस नहीं, सर्वाइवल था। क्लाइंट्स नहीं थे, रेवेन्यू ऑलमोस्ट जीरो था, और हर महीने कंपनी बंद होने का डर था।
लेकिन सबसे बड़ा प्रेशर पैसा नहीं था, सिस्टम था। लाइसेंस राज का दौर। हर अप्रूवल के लिए, हर परमिशन के लिए एक ही सलाह मिलती थी, शॉर्टकट ले लो, काम आसान हो जाएगा। क्योंकि बाकी सब वही कर रहे थे। लेकिन नारायण मूर्ति ने एक फैसला लिया, अगर जीतना है तो साफ तरीके से ही जीतना है। इसका मतलब था डिलेज, लॉसेस, फ्रस्ट्रेशन, और लोग हंसते थे। आइडियलिज्म से कंपनी नहीं चलती, रियल वर्ल्ड अलग होता है। लेकिन मर्थी जानते थे, शॉर्टकट स्पीड देते हैं लेकिन फाउंडेशन नहीं। और फिर एक एक करके वो चीजें होने लगीं। पहला क्लाइंट, पहला ट्रस्ट, पहला ब्रेक थ्रू। क्योंकि वक्त बदलता नहीं, वक्त बदला जाता है उन लोगों द्वारा जो अपने प्रिंसिपल्स नहीं बदलते। 1990 के दशक, इंडिया बदल रहा था। 1991 इंडियन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद दरवाजे खुल रहे थे, नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे थे। और उसी समय एक इंडस्ट्री उठ रही थी, आईटी रेवोल्यूशन। लेकिन फर्क ये था, जब बाकी लोग अभी भी शॉर्टकट्स में उलझे थे, इन्फोसिस तैयार खड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जल्दी नहीं की, उन्होंने मजबूत नींव बनाई थी जब बाकी लोग फास्ट ग्रो करना चाहते थे। एनआर, नारायण मूर्ति सिस्टम बना रहे थे जहां हर नंबर ट्रांसपेरेंट था, जहां गवर्नेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होती थी, जहां डिसिप्लिन कल्चर बन चुका था। और फिर दुनिया ने पहली बार देखा कि इंडिया से भी वर्ल्ड क्लास कंपनीज बन सकती हैं। ये सिर्फ बिजनेस सक्सेस नहीं था, ये प्रूफ था कि प्रिंसिपल्स के साथ भी ग्लोबल लेवल पर जीता जा सकता है। और फिर एनआर नारायण मूर्ति ने एक ऐसा फैसला लिया जो उस दौर के इंडिया में ऑलमोस्ट अनहर्ड था। उन्होंने एम्प्लॉयज को सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं रहने दिया, उन्हें पार्टनर्स बना दिया। उन्होंने इंट्रोड्यूस किए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, ईसोप्स। इसका मतलब क्या था? अब सैलरी सिर्फ इनकम नहीं थी, कंपनी का ग्रोथ, उनका ऑन ग्रोथ बन गया। अब लोग जॉब नहीं कर रहे थे, वो ऑनरशिप जी रहे थे। और धीरे धीरे वही एम्प्लॉयज जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए थे, करोड़पति बनने लगे। लेकिन ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक आइडिया था कि कंपनी सिर्फ फाउंडर्स के लिए नहीं होती, कंपनी उन सबकी होती है जो उसे बनाते हैं। और यही मूर्ति का विजन था, वेल्थ क्रिएट करो और उसे शेयर करो। आखिर इन्फोसिस की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? ट्रस्ट। वो ट्रस्ट जो ओवरनाइट नहीं बना था, सालों की कंसिस्टेंसी से बना था, हर डिसीजन में इंटीग्रिटी से बना था, जब बाकी लोग शॉर्टकट्स ढूंढ रहे थे। एनआर नारायण मूर्ति एक रेप्यूटेशन बना रहे थे जहां रिश्वत का कोई रोल नहीं था, जहां प्रोमिसेस टूटते नहीं थे। और फिर दुनिया ने नोटिस किया, क्लाइंट्स ने महसूस किया, वी ट्रस्ट इन्फोसिस। और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। पैसा नहीं, वैल्यूएशन नहीं, ट्रस्ट। क्योंकि क्लीन बिजनेस स्लो हो सकता है, लेकिन जब वो मोमेंटम पकड़ता है तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। जब इन्फोसिस ग्रो कर रही थी, तब प्रेशर सिर्फ बिजनेस का नहीं था, जिंदगी का था। एनआर नारायण मूर्ति के सामने एक चॉइस थी। एक तरफ पर्सनल लाइफ, दूसरी तरफ एक अधूरा सपना। और उन्होंने चुना सपना। इसका मतलब क्या था? लेट नाइट्स जो खत्म नहीं होती थीं, डिसीजंस जिनमें गलती की गुंजाइश नहीं थी, फ्यूचर जो हर दिन अनसर्टेन था। लेकिन वो रुके नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कंपनी नहीं थी, ये उन एम्प्लॉयज की उम्मीद थी, ये उन फैमिलीज का भरोसा था, ये उस देश का सपना था जो दुनिया को साबित करना चाहता था कि हम भी कर सकते हैं। और इसलिए मर्थी ने कंफर्ट नहीं चुना, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनी। उन्होंने अपनी आसान जिंदगी सैक्रिफाइस की ताकि एक ऐसा सिस्टम बना सके जो उनके बिना भी खड़ा रह सके। एनआर नारायण मूर्ति का लीडरशिप स्टाइल अलग था। वो बॉस नहीं थे, वो बिल्डर थे। बिल्डर लोगों का, जो टीम को डर से नहीं, रिस्पेक्ट से चलाते थे। उन्होंने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, उन्होंने लोगों को डिसीजंस लेने की जगह दी, मिस्टेक्स करने की परमिशन दी और सही काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी।
धीरे धीरे इन्फोसिस में एक कल्चर बन गया जहां जूनियर भी सवाल पूछ सकता था, जहां नंबर्स छुपाए नहीं जाते थे, जहां क्रेडिट सिर्फ टॉप तक सीमित नहीं रहता था, रिस्पेक्ट फियर से बड़ा था। और यही फर्क था। जहां बाकी कंपनीज कंट्रोल के थ्रू चलती थीं, मूर्ति ट्रस्ट के थ्रू लीड करते थे। उन्होंने एम्प्लॉयज को मैनेज नहीं किया, उन्होंने उन्हें ग्रो किया। इन्फोसिस के एम्प्लॉयज छोटे शहरों से आए थे, मिडिल क्लास फैमिलीज से, जिनके लिए जॉब ही सबसे बड़ा सपना होता था। लेकिन जब ईसॉप्स आए तो धीरे धीरे वही लोग जिनकी जिंदगी सैलरी तक सीमित थी, वेल्थ क्रिएट करने लगे। और एक दिन वो एम्प्लॉयज करोड़पति बन गए। लेकिन असली बदलाव बैंक बैलेंस में नहीं था, सोच में था। पहले लोग जॉब ढूंढते थे, अब लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने लगे। और ये बदलाव किसने लाया? एनआर, नारायण मूर्ति ने। उन्होंने एक पूरी जनरेशन को ये सिखाया कि आप जहां से आते हो वो आपकी लिमिट नहीं है, कि ड्रीम बड़ा हो सकता है, भले ही शुरुआत छोटी हो। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने लोगों के अंदर खुद पर विश्वास जगाया। लेकिन हर जर्नी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां आंसर क्लियर नहीं होता, और उस मोड़ पर एनआर, नारायण मूर्ति भी खड़े थे। कई बार क्लाइंट्स को जल्दी चाहिए था, सिस्टम शॉर्टकट्स पुश कर रहा था, और डिले का मतलब था लॉस। अब सवाल ये नहीं था कि क्या पॉसिबल है, सवाल ये था क्या सही है। और ऐसे हर मोमेंट में उन्होंने एक रूल फॉलो किया। जब कंफ्यूजन हो तो वो रास्ता चुनो जिसे एक्सप्लेन करने में शर्म ना आए, क्योंकि आसान रास्ता आज बचा सकता है लेकिन कल गिरा देता है। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज। उन्हें हर आंसर नहीं पता था, लेकिन उन्हें यह पता था कौन सा रास्ता नहीं लेना है। समय के साथ इन्फोसिस अब सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं थी, उसके क्लाइंट्स दुनिया भर में थे। उसका नाम ग्लोबल स्टेज पर लिया जा रहा था, और पहली बार दुनिया ने यह एक्सेप्ट किया कि इंडिया सिर्फ आउटसोर्सिंग नहीं, वर्ल्ड क्लास कंपनीज भी दे सकता है। लेकिन जहां सक्सेस लोगों को बदल देता है, एनआर नारायण मूर्ति नहीं बदले। वही सादगी, सिंपल लाइफस्टाइल, ग्राउंडेड थिंकिंग, वही क्लैरिटी, राइट वर्सेस रॉन्ग, और वही प्रिंसिपल्स जिन पर उन्होंने शुरुआत की थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था सक्सेस एक फेज है, कैरेक्टर एक आइडेंटिटी है, और फेज बदलते रहते हैं, लेकिन आइडेंटिटी आपको डिफाइन करती है। एनआर, नारायण मूर्ति का वेल्थ के बारे में नजरिया अलग था। उनके लिए पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं था, एक जिम्मेदारी था। वो कहते थे वेल्थ क्रिएट करो, लेकिन उसे अपने तक मत रखो। और इसलिए उन्होंने सिर्फ कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने वापस देना शुरू किया। एजुकेशन इनिशिएटिव सपोर्ट किए, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने में योगदान दिया, फ्यूचर जनरेशंस को एम्पावर किया। क्यों? क्योंकि उनके लिए सक्सेस का मतलब बैंक बैलेंस नहीं था, इम्पैक्ट था। इम्पैक्ट जो लोगों की जिंदगी बदल दे, जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, जो आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ाए। और शायद यही असली सक्सेस है, जब आपकी जीत सिर्फ आपकी नहीं रहती। आज दुनिया पहले से तेज है, कंपटीशन पहले से टफ है, और शॉर्टकट्स पहले से आसान। लेकिन सवाल आज भी वही है, आप क्या बनना चाहते हो? फास्ट विनर या लास्टिंग लेगेसी? अगर आपको सिर्फ जल्दी जीतना है तो शॉर्टकट्स बहुत हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हो जो आपके बाद भी जिंदा रहे, जो सिर्फ पैसा नहीं रिस्पेक्ट कमाए, तो एक चीज याद रखना, इंटीग्रिटी ऑप्शनल नहीं होती। एनआर, नारायण मूर्ति ने हमें यह नहीं सिखाया कि कैसे जल्दी जीतना है, उन्होंने ये सिखाया कि कैसे सही तरीके से जीतना है। ग्रेटनेस लाउड नहीं होती, ग्रेटनेस क्लीन होती है। और जब आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, दुनिया आपको इग्नोर कर सकती है, डाउट कर सकती है, लेकिन एक दिन उसी दुनिया को आपको मानना पड़ता है। एम्पायर बनाना है तो पहले खुद को बनाओ। अगर आप भी एम्पायर बनाना चाहते हो तो ऐसे ही लेसन सीखते रहो। सब्सक्राइब करो लर्निंग लेजर को, और इस वीडियो को शेयर करो।
क्योंकि सही नॉलेज सही समय पर जिंदगी बदल देती है।